हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपना चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। आइए आज चल के पंथी करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेबस वगैरह डिस्कस किया था। फिर हमने यूनिट 1 को स्टार्टअप किया था। फिर हमने वहाँ पे एंडिंग किया था आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे हमने एंडिंग किया था, बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं। फंडामेंटल आपको याद होगा तो बताएं कितने हैं। तो ये है तो कुल कितने थे? 7 क्वांटिटीज थे, मूल राशियां, है ना। मूल राशियां कुल कितने थे? 7 थे। तो उन सभी राशियों के लिए मैंने बता दिया था कि क्या क्या है, क्या क्या यूनिट होता है ना, क्या सिंबल है उनका, वो सारा चीजें बता दिया था। उसके बाद बच गया था क्या कि इसका डेफिनेशन, परिभाषा। सभी जो राशियां हैं उन सभी राशियों का परिभाषा, डेफिनेशन। तो अभी हम अपन कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? जो डेफिनेशन रह गया है उस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और अपने यूनिट को देखते हैं कि आगे क्या क्या इस यूनिट में और पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि पहला है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि कौन सी थी, मूल राशि मूल मात्रा कौन सा था? तो वो था आपका पहला, क्या था? द्रव्यमान, सॉरी लंबाई। ठीक है, लंबाई, लेंथ। ठीक है, लंबाई का मात्रा क्या था? मीटर। तो समझिए कि इस 1 मीटर को किस तरीके से परिभाषित किया गया। तो इसका परिभाषा है जो कुछ इस तरीके से दिया गया। कब? 1983 ईस्वी में परिभाषा है जो दिया गया कि जब लाइट द्वारा, किसके द्वारा? लाइट द्वारा 1 सेकेंड में, अब लाइट द्वारा बात की जा रही है तो एक बार जान लेते हैं लाइट द्वारा, लाइट के स्पीड, क्योंकि लाइट के स्पीड की ही बात की जा रही है। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आपका लाइट का स्पीड है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? 1 मीटर का। ध्यान देना, गौर देना। देखो, चीजें रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि किस तरीके से हमें जो इसको समझे कि चीजें याद करना आसानी हो। क्योंकि जब आप यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर पढ़ते होगे ना, तो आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको डेफिनेशन याद करना ही सबसे मुश्किल काम लगा होगा, क्योंकि चीजें बाकी तो उसमें कुछ और भी है ही नहीं। सबसे बड़ा मुश्किल काम था डेफिनेशन याद करना। फिर क्या होता है? चीजों को स्किप मार दो। भाई स्किप नहीं मारना है यार। अगर उसने दिया है तो लोग क्या करते हैं? रटते हैं, रटने और चीजें भी भूल भी सकते हैं। तो उससे अच्छा चलो हम क्या करते हैं? समझते हैं। हाँ, तो चलो बात करें डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है? लाइट द्वारा 1 सेकेंड का 1/2997929458, ये जो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड का इतना भाग। ठीक है, मैंने क्या बोला? लाइट द्वारा, ये जो लाइट है, लाइट द्वारा 1 सेकेंड का 2997929458 भाग द्वारा तय की गई दूरी, क्या कहलाएगी? आपका 1 मीटर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से सुनना, ध्यान देना कि मैंने क्या बोला। चीजों को ब्लर मत कर देना, या कि रटना है तो रटना मत, बिल्कुल चीजें समझना। लाइट, मैंने लाइट के स्पीड की बात करी यहाँ पे, जो डेफिनेशन में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है? लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि लाइट द्वारा 1 सेकेंड का 2997929458 भाग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? 1 मीटर कहलाता है। और यह जो इसका डेफिनेशन कब में मान किया गया? 1983 ईस्वी में। तो ये था पहला, लंबाई का जो मात्रक था मीटर, उसका डेफिनेशन। चीजें समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट वन। अगला आपका कौन सा है? तो अगला है आपका किसका? दूसरा यूनिट कौन सा है? किसका मात्रक देखना है? बताओ जल्दी। तो दूसरा है आपका किलोग्राम। किसका मात्रक है? ये किलोग्राम। कौन सा राशि का मात्रक है? तो ये किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। ठीक है, तो किसका मात्रक है दोस्तों? किलोग्राम, मास का मात्रक है। अब हम इस 1 किलोग्राम को डेफिनेशन किस तरीके से मान्य किया गया है? 1 किलोग्राम
तो IBWM इसका पूरा नाम होता है, IBWM इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ब्यूरो, सॉरी ये चल ही नहीं रहा, नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इस IBWM का पूरा नाम है, ठीक है, मेजरमेंट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट द्वारा 1989 में, ये भी मार्कर सही से नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर देखते हैं ना, तो 1989 में है जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट द्वारा बताया गया कि जो आपका इरेडियम, प्लेटिनम इरेडियम का मिश्र धातु जो है, प्लेटिनम इरेडियम के मिश्र धातु से बने सिलेंडर को क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम कहते हैं। समझ में आया? देखो मैं ज्यादा चीजें लिखना मुझे पसंद नहीं आता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप मेरे बातों को समझना और नोट डाउन कर लेना। मुझे अगर मैं लिखने की बात करूंगा तो टाइम वेस्ट लगेगा, इसलिए मैं चीजों को बस बेसिक जो चीजें है उस इंपॉर्टेंट को लिख दे रहा हूँ। बाकी आप डेफिनेशन वगैरह लिखना चाहो तो लिख देना, और नोट वोट चाहिए तो बताना, हम नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस चीजों को समझो। लिखना तो यार बात की बात है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर से देखते हैं मैंने क्या बोला। 1 किलोग्राम क्या है, क्या किस तरीके से डिफाइन किया गया, किस तरीके से इसकी मान्यता दी गई, तो जो हमारे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है उन्होंने बताया कि प्लैटिनम इरेडियम के जो मिक्सर धातु होते हैं उसके सिलेंडर को हम क्या कहते हैं, 1 kg उन्होंने क्या किया, मान्य किया। अब ये है जो IBWM, ये कहां पे है आपका, फ्रांस में, फ्रांस के सीवर नामक शहर में है जो ये IBWM स्थित, ठीक है। तो ये था आपका 1 किलोग्राम का डेफिनेशन, चीजें समझ में आ गया होगा। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, है ना। तो 1 किलोग्राम क्या हो गया, प्लैटिनम इरेडियम मिक्सचर धातु का है जो सिलेंडर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम कहेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला मात्रा कौन सा था, फंडामेंटल मात्रा कौन सा था, मूल राशि। तो अगला था आपका समय, मूल राशि कौन था, समय, तीसरा समय है। अब देखते हैं कि समय को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड वन है आपका समय, समझ में आ रहा होगा। देखो चीजें मैं बता रहा हूं बहुत टफ होता है, तो इसको अगर आप समझ के चलोगे तो याद करना मुश्किल नहीं होगा। तो तीसरा था आपका समय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। ये हो गया आपका राशि, मूल राशि, इसका मात्रा क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। तो इस सेकंड को किस तरीके से डिफाइन किया गया, तो ये जो 1 सेकंड को बताया गया, एक सीजियम धातु होता है, सीजियम C133, सीजियम C133 जो एटम है, ठीक है, उसके द्वारा एक साइकिल, जो इसका इंटरनल रिएक्शन का एक साइकिल होता है, उसको तय करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं। सीजियम C133 धातु जो एटम है, परमाणु है, उसके द्वारा एक साइकिल तय करने में लगा समय क्या होता है आपका, 1 सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये था आपका 1 सेकेंड। तो हम अब तक कितने मात्रा क्लियर कर चुके, कितने राशि, 3 राशि। फिर नेक्स्ट है आपका, बहुत इजी था इसको याद करना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, देखते हैं तो इसको याद करने में, ठीक है। अगला है आपका कौन सा, बताना दोस्तों जरूर, आपने को याद रखना है, मूल मात्रक नहीं याद होगा तो क्या मतलब फिजिक्स पढ़ने का, है ना। तो अगला है आपका एम्पियर, जिसको क्या किस, ये तो मात्रक हो गया, इसका राशि कौन सा है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसका मात्रक क्या है, एम्पियर। तो हम है जो अब किसको डिफाइन करने वाले हैं, 1 एम्पियर को। तो देखिए 1 एम्पियर को किस तरीके से डिफाइन किया गया, आप समझते हैं। कहा गया कि 2 समांतर तार
वायर, ठीक है, करंट है तो ऑब्वियसली वायर ही होगा, ठीक है। तो दो तार जिसकी लंबाई, दो तार है, ये वायर है, ठीक है, वायर 1 वायर 2, वायर 2, दो समांतर तार जिसकी लंबाई अनंत हो। मैंने डायरेक्शन इसलिए दिखाया ताकि ये वायर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये समझना। जिसकी लंबाई क्या रखा गया, अनंत रखा गया, और जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो वायर है, वायर में कुछ मोटाई होता है, तभी तो उसके अंदर जो हम वायर के पतले पतले स्ट्रिप्स लगाते हैं, ठीक है। तो बताया गया कि जो तार है, वायर है, इसकी लंबाई अनंत हो और इसका है जो मोटाई, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नगण्य, नगण्य मतलब, नगण्य मतलब क्या होता है, शून्य के बराबर, मतलब ना के बराबर, उसको क्या बोलेंगे, नगण्य। तो जो दो तार है उसकी लंबाई अनंत हो और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्षेत्रफल हो, ठीक है, उसका क्या रखा गया, नगण्य रखा गया। तो फिर इस तार के द्वारा है जो एकांक मध्य बिंदु पे, ठीक है, मतलब यहां से इस वायर का मध्य बिंदु एकांक मध्य बिंदु और इस वायर के एकांक मध्य बिंदु, ये हो गया आपका एकांक मध्य बिंदु, ठीक है। इस पे है जो 2 गुना 10 पे पावर -7 न्यूटन मीटर का बल कार्य करे, कार्य करे, उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। समझ में आया क्या डेफिनेशन था? दो समांतर तार जिसकी लंबाई क्या हो, अनंत हो, इंफिनिटी हो, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो कितना हो, नगण्य, 0 के बराबर। तो उस तार के द्वारा एकांक मध्य बिंदु पर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एकांक मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट पे है जो 2 गुना 10 पे पावर -7, ये माइनस है, 10 पे पावर -7 न्यूटन मीटर का बल कार्य कर रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। समझ में आ गया, लिख लेना चीजों को, ठीक है, ध्यान से। एक बार बोल देता हूं, दो समांतर तारों द्वारा जिसकी लंबाई अनंत हो और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया नगण्य हो, उनके द्वारा एकांक मध्य बिंदु पर जो बल कार्य कर रहा हो वो कितना हो, 2 गुना 10 पे पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो ये था आपका एम्पियर का डेफिनेशन। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट मात्रक, क्या अगला मात्रक कौन सा होगा, तो आपने पढ़ा होगा क्या, तापमान। क्या है, तापमान, इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। इसका ये तो राशि हो गया, और इसका मात्रक क्या है दोस्तों, इसका मात्रक हो गया क्या, केल्विन। इसका मात्रक क्या है, केल्विन। तो अब हम क्या डिफाइन करेंगे कि 1 केल्विन क्या है। हाँ, तो दोस्तों क्या 1 केल्विन का डेफिनेशन किस तरीके से करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, जल का क्वथनांक, वाटर का इवेपोरेशन पॉइंट, जल का क्वथनांक, क्वथनांक इवेपोरेशन पॉइंट, ठीक है, जल का क्वथनांक और बर्फ का, आइस का गलनांक, ठीक है, जल का क्वथनांक और बर्फ के गलनांक का अंतर, इनका डिफरेंस, जल का क्वथनांक और बर्फ के गलनांक का डिफरेंस का 1/100वां भाग, 1/100वां भाग क्या कहलाता है आपका, 1 केल्विन कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है, ठीक है। जल के क्वथनांक का और बर्फ का गलनांक का अंतर, क्या है, डिफरेंस का 1/100वां भाग है जो आपका 1 केल्विन कहलाता है। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, उष्मा गति के त्वरक बिंदु, उष्मा के त्वरक बिंदु का 1/273.16 भाग क्या कहलाता, आपका 1 केल्विन कहलाता है,
ठीक है। दूसरा जो ऊष्माकार त्वरक बिंदु है, जो त्वरक बिंदु का 1/273.16 भाग भी आपका 1 केल्विन कहलाता है। पहला डेफिनेशन ये है, दूसरा डेफिनेशन ये है, दोनों ही है जो अपने अपने जगह पे मान्य है और सही है। ठीक है, तो ये था आपका 1 केल्विन। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है क्या, इसके अंदर क्या है, ध्यान रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर वाटर जो होता है वो क्या होता है, 1 केजी भी कहलाता है। अगर हम किलोग्राम का भी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करना चाहें तो क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर वाटर का जो वेट होता है वो आपका क्या होता है, 1 केजी होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे जल की कथना कर, इसलिए तो मैंने इसको क्या सोचा, क्यों ना हम डिस्कस कर दें। फिर अगला मात्रक है आपका कैंडेला, ज्योति तीव्रता। क्या आपका अगला, ज्योति तीव्रता। अब हम उस पर बात करेंगे, ज्योति तीव्रता, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला, जिसको हम क्या कहते हैं, CD शॉर्ट में लिखते हैं सिंबल के तौर। तो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं इसके डेफिनेशन का। द डेफिनेशन क्या है, जब है जो किसी निश्चित दिशा सोर्स में, किसी निश्चित दिशा सोर्स में है जो 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज और 1/683 वाट अस्टेरेडियन तीव्रता का उष्मा उत्सर्जित हो किस पे, किसी निश्चित दिशा सोर्स पे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एक कैंडेला कहेंगे। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। फिर से देखना क्या बोला, जब किसी निश्चित दिशा सोर्स पर 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज और 1/683 वाट अस्टेरेडियन तीव्रता का उष्मा उत्सर्जित हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एक कैंडेला बोलेंगे। ठीक है, फिर अगला है आपका, ज्यादा टाइम लग रहा होगा इसमें, थोड़ा इसको जल्दी करते हैं। अब देखो टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट चीजें याद होनी चाहिए, है ना। अब देखो ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट होता है इसको याद करना। अगर हम चीजें समझ के इसको याद करेंगे तो रट नहीं पाते हैं, रटने के बाद चीजें भूल जाते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से समझेंगे तो बहुत आसानी से तो याद रहेगा और भूलेंगे नहीं। तो अगला है आपका मोल। ठीक है, ये किसका है, पदार्थ का परिमाण जो भौतिक राशि है, परिमाण। ठीक है, उसका मात्रा क्या है, मोल। अब इस एक मोल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यह मोल है जो किसी भी पदार्थ के अंदर उसके अवयवी तत्वों के बारे में बताता है। यह मोल क्या करता है, किसी भी पदार्थ के अंदर उसके अवयवी तत्व 6.023 into 10⁻23। किसी पदार्थ के अंदर अवयवी तत्व 6.023 into 10⁻23 हो तो उसे क्या कहेंगे, एक मोल कहते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर 6.023 into 10⁻23 हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक मोल कहेंगे। और याद रखना क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसी संख्या, यही जो अवयवी तत्वों की संख्या है 6.023 into 10⁻23, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, एक एवोगाड्रो मतलब एक मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर्स होते हैं, या फिर एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एक एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो 6.023 into 10⁻23। तो ये थे आपके फ्रेंड्स 7 मूल मात्रक, जिसको हमने 1 by 1 डिटेल से समझा और क्लियर किया कि क्या है क्या नहीं है। फिर आगे चलेंगे, फिर देखते हैं कि आगे क्या है। तो आपको पता हो, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो हमने फंडामेंटल यूनिट क्लियर कर लिया, मूल मात्रक क्लियर कर दिया। फिर अब आपका क्या होगा, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या बोलते, या फिर व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न
मात्रक। हमने पहले बताया कि चीजों मात्रक और राशि सबको एक साथ ही क्लियर करते चल रहे हैं। तो इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे देखते हैं। चलिए, तो मूल राशि क्या था? वह राशि जो अपने आप पे निर्भर करता था, ठीक है, उसको क्या बोल रहे थे हम? मूल राशि बोल रहे थे। अब व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो वह राशि जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न हुई हो, नाम से पता चल रहा है व्युत्पन्न मतलब किसी दूसरे द्वारा उत्पन्न। तो वह राशि जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न हुई हो उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। बहुत इजी डेफिनेशन है कि नहीं? बहुत इजी है, चीजें आप अपने हिसाब से लिखोगे। व्युत्पन्न नाम से समझना, मतलब व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हो रहा है किसके द्वारा? मूल राशि के द्वारा। उसको क्या बोल रहे हैं? व्युत्पन्न राशि। और जिस व्युत्पन्न राशि को जिस मात्रक के द्वारा मापा जाता है उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। मतलब व्युत्पन्न राशि के मापन के मानक को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्युत्पन्न राशि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर किसी इंग्लिश पर्सन हो तो उनको भी दिक्कत ना हो तो नाम देखते चलते हैं। क्वांटिटीज डेफिनेशन अगर इंग्लिश में किसी को चाहिए हो, हिंदी चाहिए हो तो आप कमेंट में बताओ, हम उस तरीके से आपको है तो चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आपका है तो ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। डेफिनेशन समझ में आया? तो व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं किस तरीके से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब ये देखना, ये सारे व्युत्पन्न मात्रक ना आपके मूल मात्रक से उत्पन्न होगा, कहीं और से नहीं आएगा। एक बार साइड में आपके लिख देता हूं, ठीक है। मीटर, केजी, सेकेंड, फिर क्या है आपका? एम्पियर, कैंडेला, फिर क्या है आपका? नेक्स्ट वन है आपका ज्योति तीव्रता, इल्यूमिनेशन कैंडेला, फिर आपका हो गया एम्पियर है, फिर केल्विन है ना, और नेक्स्ट वन क्या आपका? मोल। तो ये सारे मात्रक हैं। अब देखना इन्हीं मात्रकों से कैसे है जो व्युत्पन्न राशि बनते हैं, और व्युत्पन्न राशि में भी है जो कुछ एसआई नाम होते हैं, एसआई यूनिट नेम होते हैं उनका, तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला हो गया फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल लेते हैं व्युत्पन्न राशि का, बहुत सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आवृत्ति। देखिए व्युत्पन्न राशि क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एक सेकेंड में एक सेकेंड में तय की गई दूरी जो क्या होता है? 1/सेकेंड, t बराबर 1/सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड क्या हो गया आपका? मूल राशि, मूल मात्रक, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है किसके द्वारा बना? मूल मात्रक के द्वारा, है ना। यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? मूल मात्रक यूज हो रहा है ना, सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड, एक सेकेंड द्वारा समय अंतराल को क्या बोलते हैं हम? एक आवृत्ति कहते हैं, एक हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूल मात्रक। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि कुछ जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनका भी कुछ है जो अपना एसआई नेम रखा गया है। तो इनको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बाकी और भी टर्म्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि है जो भी कुछ इंपॉर्टेंट राशियां हैं, ताकि उससे आपके है जो आगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और क्लियर हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हो गया 1/सेकेंड, इसी को हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। हर्ट्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है आपका? जिसको HZ लिखते हैं। तो ये देखो, ये व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि का भी कुछ एसआई नाम होता है, उसको क्या बोले हम? हर्ट्ज बोले, ठीक है। अब एसआई नाम वगैरह बताएंगे क्या है आगे, एक बार चीजें देखते चलना धीरे धीरे, आगे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फिर और व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशि मैंने क्या बोला? 2 राशि 3 राशि के मिलने से। तो यहाँ पे किसके मिलने से बना था? तो इसके मिलने से बना था। अब अगला मान लो लेते हैं बल, जिसको क्या बोलते हैं इसमें? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बताना? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है ना फोर्स का फॉर्मूला। एक बार डिटेल में कर रहे हैं ना। तो मास द्रव्यमान का क्या हो गया? केजी। और एक्सेलरेशन भी है जो क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न, मैं देखो चीजें वही बता रहा हूं जिसका एसआई नाम कुछ अलग सा हो, बाकी हम बहुत सारे व्युत्पन्न राशियां हैं तो उत्पन्न राशि डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट राशियों को डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान देना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम इसलिए पहले नहीं बताएं क्योंकि इसका देखो कोई स्पेशल नाम नहीं होगा। तो इसका यूनिट होता है मीटर/सेकेंड स्क्वायर, इसको याद रखना। बाकी इसको तो पता ही होगा किस तरीके से आता है, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ेंगे आगे गति वगैरह में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या हो गया? मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए
इनमें से कोई अलग है जो कोई और उठ के आ रहा है क्या, है ना। तो इन्हीं राशियों के मिलने से क्या बन रहा है, ये व्युत्पन्न मात्रक बन रहा है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका, बल का। और इसका जो एसआई नाम आता है, बल का एक मात्रक होता है जो आपको हर जगह बोलते हो, वो क्या है आपका, न्यूटन, एन, ठीक है। तो बल, जिस तरह से फ्रीक्वेंसी का एक एसआई नाम आ गया था, कहते हैं ना व्युत्पन्न राशियों का भी एक अपना अपना कुछ विशेष नाम दिया गया है, मात्रक दिया गया है, ठीक है। अगर मान लो क्या सिंबल्स किस लिए दिया जा रहा है, पहले बताया कि चीजों को शॉर्ट में लिखने के लिए, चीजों को समझना आसानी हो, ठीक है। तो अब हम मान लो कि कहीं लिखने चलते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है तो हर जगह 1/s लिखेंगे तो थोड़ा और सा लगता है यार, टाइम बहुत लगेगा। क्या करना है, टाइम बचाना है। तो यहाँ देखो क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इतना नहीं लिख करके अब क्या लिख देंगे हम, जो एसआई यूनिट है सिर्फ एन लिख देंगे, कितना इजी हो गया, ठीक है। तो इसीलिए है जो व्युत्पन्न राशि को भी कुछ अपना अपना मात्रक रखा गया। फिर अगला चलते हैं, ये हो गया फोर्स हो गया, ठीक है। फिर कुछ और भी देखते हैं, आपका प्रेशर, प्रेशर इसका होता है बल बटा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ठीक है। इसको हम अगर इससे मिला के बनाते हैं तो किससे बनेगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो फिर अब इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसको काट पीट भी करना होता तो वो तो करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी चीज़ों में, है ना। बाकी आगे तो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से क्या होता है। तो अब ये अब इसका है जो एक अपना एसआई नाम रखा गया इस व्युत्पन्न राशि का, उसको क्या बोलते हैं हम, पास्कल, जिसको हम पीए लिखते हैं, पीए, पास्कल, ठीक है। तो ये इसका एक एसआई नाम हो गया। फिर आपका जाता है, आपका हो गया करंट है। अब चलते हैं करंट वाले टॉपिक, एम्पियर वाले पे। तो एक होता है वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट है तो एम्पियर हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या लिखते हैं, ओम है, ठीक है। ये भी राशियां हैं जो किसी न किसी से मिलने से बना है, लेकिन है जो हम बात करते हैं जिसको प्रतिरोधक बोलते हैं हिंदी में। इसका एसआई मात्रक कौन सा हो गया, व्युत्पन्न राशि का, ओम हो गया। अगला है जो आपका कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जिसको आप चालकता भी बोलते हो, है ना, हिंदी में क्या बोलते हो, चालकता। अब इसका क्या होगा, इसका ओम होता है तो इसका क्या होता है, सीमेंस, उल्टा, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका होता है कैपेसिटेंस, धारिता, लिखते जाना इन चीजों को, कैपेसिटेंस जिसको हिंदी में क्या होता है, धारिता। इसका क्या होता है मात्रक, फैरड, एफ लिखते हैं, है ना। फिर आपका हो गया रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधक होता है, एक प्रतिरोधकता होता है जिसको क्या लिखते हैं, ओम मीटर। ये सब है तो व्युत्पन्न राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां उनके व्युत्पन्न मात्रक हैं जिनको कुछ एसआई नाम भी रखा गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो सारा इस व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आता है। अब हमने पढ़ लिया मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब कुछ राशि ऐसे भी हैं जो ना तो व्युत्पन्न राशि है और ना ही मूल राशि है। क्या बोला, कुछ राशि ऐसे भी हैं जो ना ही तो व्युत्पन्न राशि है और ना ही तो मूल राशि है। तो वैसे राशि को हम क्या बोलते हैं, तो वैसे राशि को हम क्या बोलते हैं, तीसरा जो आपका कौन सा एग्जांपल था, तीसरा था कौन सा, पूरक राशि। दिख रहा है ना बोर्ड पे जो लिख रहे हैं, हाँ। तो तीसरा कौन सा था आपका, पूरक राशि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते थे, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये था आपका तीसरा, सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब जो कि ना तो आपका व्युत्पन्न राशि और ना ही आपका मूल राशि हो, तो वो बचे हुए राशि है जो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये जो कुल कितने होते हैं, ये दो होते हैं। जो पूरक राशि होता है कुल कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है आपका समतल, समतल कोण, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। धीरे धीरे राइटिंग, मेरी राइटिंग की आदत हो जाएगी, मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, तो कोई नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी आगे चलते हुए मेरी राइटिंग आपको समझ में आने लगेगी, है ना। कहते हैं चीजें रियाज में आता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। फिर दूसरा है आपका ठोस कोण, सॉलिड एंगल,
दो व्युत्पन्न राशि हैं, ठीक है, समतल कोण और ठोस कोण। इस समतल कोण का ये तो व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। और दूसरा जो आपका है ठोस कोण है, उसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, रेडियन, ठीक है, अस्टेरेडियन। तो ये दो मात्रक हो गए। अब समझते हैं कि चलो इनको कैसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि दो ही राशि तो जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लेना, सब समझेंगे एक एक करके, कहीं दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं आना है जब हम यहाँ पे। तो पहला फिर आपका क्या था, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है, ठोस कोण, ये समतल कोण होता क्या है, समतल कोण होता क्या है देखते हैं। समतल कोण क्या होता है, अब मान लो ये आपका क्या है सर्कल, हमने ये लिया सेंटर, और इस सेंटर से हमने इसका रेडियस, एक रेडियस, और इधर है तो दूसरा रेडियस। रेडियस तो हर जगह समान ही होता है। तो जब किसी वृत्त के समान त्रिज्या और चाप की लंबाई समान हो, मतलब त्रिज्या बराबर चाप, ठीक है, जब किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई और चाप की लंबाई आपस में समान हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसके द्वारा, जो उस चाप के द्वारा बना हुआ एंगल को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, प्लेन एंगल। समझ में आया? जब किसी वृत्त की त्रिज्या और उसके चाप की लंबाई समान हो तो उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपका समतल कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RAD। इसका फॉर्मूला होता है, चाप के कोण बात करते हैं तो ये जो कोण होता है d थीटा बराबर ds अपॉन r, ये आपका चाप का लंबाई बटा r, और ये हो गया d थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समतल कोण कहते हैं। तो ये था आपका पहला समतल कोण। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आपका दूसरा क्या है, ठोस कोण। दूसरा क्या आपका, ठोस कोण। समझना, सॉलिड एंगल। आज है जो बिल्कुल यूनिट इस तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक और देखे तो सब कुछ अपने हाथ में, कहीं दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। कॉन्फिडेंस अपने पास है, दिक्कत फिर कहाँ। फिर अब देखते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण, मतलब कोई सॉलिड चीज होगा, जैसे समतल कोण था 2D पे आ गया, वृत्त पे आ गया। अब सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल कहाँ पे यूज होता है, किसी भी गोले, मान लीजिए क्या है, गोला है, गोला 3D पूरा एक है, जिसके अंदर पूरा जो वॉल्यूम हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गोला, ठीक है। तो किसी भी गोले के द्वारा उस गोले के त्रिज्या के बराबर वर्ग के द्वारा, उस गोले के त्रिज्या के बराबर वर्ग के द्वारा उस गोले के केंद्र पर, ये देखो, ये गोला हो गया, ये क्या आपका, समझना चीजों को, ये क्या आपका, एक सेकंड देखो, फिर से देखते हैं, हमने क्या बनाया, गोला। फिर डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी भी गोले की त्रिज्या, तो ये गोला है, इसकी त्रिज्या है, और इसी त्रिज्या के बराबर भुजा वाला वर्ग, मतलब जितना r है उतना ही भुजा का साइड होगा। मतलब क्या है, तो इसी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग, तो हम क्या करते हैं, बराबर भुजा वाले वर्ग बना देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, बराबर भुजा वाले वर्ग बन गया। तो इस बराबर भुजा वाले वर्ग के द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के, ये क्या है, गोला का केंद्र है, गोला के केंद्र पे बनाया गया कोण क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। क्या बोला, किसी भी गोले के त्रिज्या, किसी भी गोले के त्रिज्या के बराबर वर्ग, जितना त्रिज्या है उसी त्रिज्या के बराबर वर्ग की भुजा, बराबर भुजा वाले वर्ग, ठीक है, के द्वारा
गोले के केंद्र पर, ये बराबर भुजा वाले केंद्र क्या है, गोला है, जो रेडियस है वही आपका भुजा हो गया उसका, इसके द्वारा इसके केंद्र पर बनाया गया कोन क्या कहलाएगा आपका, ठोस कोन कहलाएगा, और जिसका मात्रक क्या होता है, अस्टेट रेडियन। ठीक है, तो ये था आपका ठोस कोन। अब हमने क्या पढ़ लिया, सारी राशियां पढ़ लिया जो 3 भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, तो क्या है, मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, मापन पद्धति, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मापन विधि कितने हैं, मात्रक पद्धतियां कितने हैं, मात्रक पद्धतियां कितने हैं, टोटल 3 हैं। पहला है आपका CGS, क्या बोला मैंने, जो भी मात्रक थे उनको मापन के लिए है जो क्या है, अलग अलग विधियां बनाई गई, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज का अपना अपना अलग अलग रूल बनाया गया था पहले। तो कुछ कुछ रूल है जो हर जगह तो मान्य था, पहले था ना, कुछ मैथ में यहाँ पे कुछ पढ़ते थे, कुछ अपनी लैंग्वेज बोलते, अपना अपना विचार होता है, अपना अपना तरीका होता है। तो उसी तरीके से है जो कुछ मूल जो 3 मात्रकें 3 पद्धतियां निकल के आई थी, हाँ 3 पद्धतियां निकल के आई थी। तो पहला था CGS सिस्टम, दूसरा है आपका FPA सिस्टम, और तीसरा है आपका MKS सिस्टम, और इन सभी के ऊपर है जो चौथा है आपका SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब देखते हैं कि क्या क्या है CGS FPS। तो CGS सिस्टम की बात करते हैं, तो आपका मूल मात्रक कितना था, मीटर, 3 अंतरराष्ट्रीय मात्रक को कितना माना गया था, 3 था आपका। ठीक है, मीटर, केजी और सेकंड। ठीक है, तो अगर उस मीटर और केजी और सेकंड को कन्वर्ट करके मीटर को सेंटीमीटर में और केजी को कहाँ, ग्राम में, और सेकंड को कहाँ, सेकंड में। ठीक है, अगर उस चीज को बदल करके इस विधि में लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, CGS सिस्टम। जैसे एग्जांपल लेते हैं फोर्स का, बल का, जैसे मान लो कोई चाल हो गया, स्पीड है, तो बल तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। स्पीड है, स्पीड का क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, मतलब दूरी क्या होगा, मीटर, और समय का क्या होता है, मात्रक सेकंड। तो इस मीटर सेकंड को बदल करके है जो हम CGS सिस्टम किस तरीके से लिखेंगे, मीटर को कहां बदल देंगे, सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड ही रहने देंगे। तो अगर इस चीज को बदल के हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको है जो क्या कहते हैं, CGS सिस्टम कहते हैं, जिसको है जो मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। ये कहां का सिस्टम था, फ्रांस का सिस्टम था। कहां का सिस्टम था, फ्रांस का, जिसको हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर अगला है आपका FPA सिस्टम, फीट पाउंड सेकंड। पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, फीट पाउंड सेकंड। अगर जो MK सिस्टम, मीटर, केजी और सेकंड है, उसको हम फीट पाउंड, जहां पे जैसे कि अब मीटर और सेकंड था, ठीक है, तो जैसे अभी मैंने दूरी का एग्जांपल लिया था, क्या, मीटर बटा सेकंड, ये था आपका दूरी का। अब उसको अगर हम कन्वर्ट करके मीटर को, मीटर की दूसरी मात्रा क्या, फीट। ठीक है, जैसे कि वहां पे सेंटीमीटर था तो उसका फीट भी है एक तरह से, तो फीट और सेकंड को सेकंड रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका FPS सिस्टम, फीट बटा सेकंड। जहां पे मीटर पर सेकंड, वहां पर हम अगर फीट बटा सेकंड लिखते हैं तो आपका FPS सिस्टम। चलो एक बड़ा सा देखते हैं, जिसके अंदर अभी यहाँ पे क्या 2 ही टर्म्स आ रहे हैं, फीट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, पाउंड तो आ ही नहीं रहा है। चलो पाउंड की बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी, केजी किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। तो यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक किसको रखा गया है, पाउंड को बोला गया है। पाउंड क्या लिख देंगे, पाउंड लिख देंगे। फिर मीटर है, तो मीटर भी यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, फीट, पाउंड फीट, और बटा में सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या होगा, FPA सिस्टम। ये कहाँ का सिस्टम था, तो ये है जो आपका कहाँ यूज होता है, ब्रिटेन, ब्रिटिश, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं।
जो हमारे इंडिया पे राज करके गए थे ब्रिटिश, इन्हीं की वजह से हमें 1947 में जाके आजाद हुए, नहीं तो हम पहले ही आजाद हो जाते, है ना। ये हमारे पे राज किए थे। फिर उसके बाद है आपका एमके सिस्टम। जैसे कि आपका पहले बताया मात्रक जो मूल है, तो उन्हीं मूल मात्रकों के बेस पे जो सिस्टम बनाया गया है, मीटर को मीटर लिखते हैं, किलोग्राम को केजी लिखते हैं और सेकंड को सेकंड लिखते हैं, उसको है जो हम एमके सिस्टम कहते हैं। इसी सिस्टम को है जो एसआई ज्यादातर है जो इसी सिस्टम को अपनाया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? वह सिस्टम जो वैश्विक स्तर पे उपयोग किया जाता हो मापन की प्रणालियों में, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जो कि हर जगह यूज करते हैं। अब जैसे व्युत्पन्न राशि में भी कुछ मात्रक बताया था, तो उसमें भी हर्ट्ज वगैरह है जो हर जगह यूज करते हैं। जो यानी कि हर जगह केजी मीटर पर सेकंड, उसको भी एसआई सिस्टम में हर जगह दिया गया, न्यूटन रख दिया गया। तो ये है जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाता है। और इसकी मान्यता कब मिली थी? 1960 ईस्वी में। यह जो एक इंटरनेशनल सिस्टम बन के सामने आया था ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट एंड वेट द्वारा, ठीक है। तो ये है जो आपका पूरा है जो मेजरमेंट का सिस्टम था, ठीक है। तो समझ में आया होगा, पूरी चीजें समझाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। दिक्कत आए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट करो, क्लियर करेंगे। देखो कहीं कोई चीजें छूट भी जाती है, ऑब्वियसली है, हो सकता है मेरे से कहीं मिस्टेक हो रहा हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बताओ मेरे को, ताकि हम आपके बीच जो वो चीजें क्लियर कर सकें। तो अब है जो क्या होता है, मात्रक के बहुत सारे हैं, मेन तो मूल थे। अब उस मात्रकों को कई टर्म्स में छोटे बड़े हैं, जो बहुत बड़े बड़े चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती है बहुत छोटी होती है, कुछ चीजें बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। तो उस चीज को मापन के लिए है जो उसको एक पावर, मैट्रिक्स पावर कहते हैं। मैट्रिक्स पावर 10 का घात बनाया गया है, पावर ऑफ 10, ताकि बड़े से बड़े चीजों को मापन किया जा सके और छोटे से छोटी चीजों को मापन किया जा सके। तो देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं। तो चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -15। फिर प्लस में चलते हैं, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 12 और नेक्स्ट वन आपका क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 15। अब देखिए इन चीजों को इस तरीके से जो बनाया गया, जिससे क्या होगा, सारे मात्रक को है जो बड़े से बड़े राशि को मापन किया जा सके और छोटे से छोटे राशि को मापन किया जा सके। अब ये जो पावर था, अब इस पावर को बोलते हैं डेसी, 10 पे पावर -2 को क्या बोलते हैं? सेंटी, मिली, फिर आपका माइक्रो, नैनो, फिर पिको और नेक्स्ट आपका फेम्टो। तो ये है जो आपका माइनस टर्म को है जो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, जिस तरीके से माइनस में नीचे बढ़ते जाते हैं। देखो 3 तक चीजें होती है, इसके बाद 3 के घात बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो माइनस का टर्म। अब आगे देखते हैं प्लस के टर्म में। तो जिस तरीके से डेसी होता है उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? डेका। 10 पे पावर 2 को क्या बोलेंगे? हेक्टा। 3 को क्या बोलेंगे? किलो। फिर मेगा, देन गीगा, फिर उसके बाद क्या आता है? गीगा बाइट, टेराबाइट पढ़ा है ना, उसके बाद टेरा बोला ना, और फिर ये क्या है? पेटा। तो इस तरीके से है जो ऊपर का लिखते हैं टर्म्स और नीचे का टर्म्स, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, और ऊपर क्या लिखते हैं? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ठीक है। तो 15 तक काफी लगता है, आगे भी है 18, 24, है ना। तो इस तरीके से है जो हम चीजों को बड़े से बड़े, छोटे छोटे टर्म्स को है जो इस पावर मैट्रिक्स के टर्म में है जो डिटेल करते हैं। तो फ्रेंड्स लगता है काफी टाइम हो गया होगा आज का, तो आज की क्लास को जो यहीं पे देखते हैं, ओवर करेंगे हम, है ना। तो एक बार देख लेते समराइज करके कि क्या क्या चीजें पढ़ें। तो आज हमने जो पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज का, फिर हमने व्युत्पन्न मात्रा को क्लियर किया, ठीक है। ये चीजें बहुत ईजी है, लेकिन एक बार समझ के पूरा याद रखना वो बहुत बड़ी बात होता है। तो हमने इस चीज को भी क्लियर कर लिया, व्युत्पन्न राशि क्या होते हैं, किस तरीके से उनके कुछ एसआई यूनिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पूरक राशियां पढ़ा, उसके मात्रक पढ़े पूरक राशियां। फिर उसके बाद है जो हमने क्या पढ़ा?
ये पावर मैट्रिक्स पढ़ा और कुछ मेजरमेंट सिस्टम भी पढ़ा, एमकेएस है जो। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आज जो हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट होता है डेफिनेशन, वो है जो इस तरीके से आज क्लियर किया कि आप अगर इस चीज को एक बार समझ के पढ़ोगे तो आपको है जो कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो चीजें किताब में लिखी होती है ना दोस्तों, वो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में होता है, अपना बनावट लैंग्वेज होता है। तो फ्रेंड्स आप जिस तरीके से सोचते हो आप उस तरीके से लिखो और उस तरीके से उस चीज को समझो। मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज है जो हमने इतने सारी चीजें पढ़े, ये लगभग आपका 1 यूनिट है जो खत्म ही हो गया, क्लियर हो गया। पहला मेजरमेंट यूनिट खत्म हो गया आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ 2-4 पॉइंट्स रह रहे हैं, और जैसे कि इंपॉर्टेंस है जो मेजरमेंट में और भी दूरी वगैरह कुछ मात्रक होते हैं, तो वो चीजें है तो थोड़ा सा अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर हम अगले दिन इंडेक्स यूनिट है जो यूनिट और ये सदिश और अदिश राशियां पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सदिश और अदिश राशि के साथ, इसके कुछ बचे इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स अभी तक है जो वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार फटाफट, ताकि आपके दोस्त भी देखे और चीज़ों को समझे, है ना। और लाइक कमेंट जरूर करना यार, क्योंकि आप देख रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि आप किस तरीके से, अगर सेटिस्फाइड हो तो लाइक करो, अनसेटिस्फाइड हो तो डिसलाइक करो दोस्तों, है ना। और साथ में जो अपने फ्रेंड के भी जरूर शेयर करना, और कमेंट करो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ और चीज़ें अगर जैसे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं छूट रहा है कोई चीज़, मेरे से भी गलती हो सकता है ना, तो उस चीज़ को बताना और हम उस चीज़ को दोबारा से आपके भी सॉल्यूशन देंगे। कोशिश करना है कि मेरे द्वारा तो पूरा कोशिश है कि कुछ भी चीजें ना छूटे, आप भी थोड़ा कोशिश करो कि अगर आपको कुछ कमी लग रहा हो तो बताओ, ताकि वो भी चीजें ना छूटे। तो सोच आपकी होनी चाहिए, काम हम कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, ध्यान रखना अपना फ्रेंड्स।